दो कॉम्प्रिहेंशन जो पहले वाले दो थे वो तो दोनों आसान थे आई थिंक। ये वाला इसकी बात करूं मैं, f1x दे रखा है 0 to x प्रोडक्ट ऑफ j इक्वल्स टू 1 to 21 t माइनस j की होल पावर j dt। इस वाले सवाल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप लेबनीज लगा के डिफाइन करेंगे, एक पोलिनोमल बन रहा है और उससे मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट आसानी से निकल के आते हैं। आई थिंक इस वाले कॉम्प्रिहेंशन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यस और नो बोलें, अगर पूछना हो तो यस बोलें। ये वाला कॉम्प्रिहेंशन तो आसानी से था मेरे ख्याल से दोनों पार्ट। पूछना है ये वाला तो उसमें ठीक है। ये f1x था अपने पास, ये f1x था और f1x क्या था अपने पास, 0 to x था। और ये प्रोडक्ट का सिंबल है j इक्वल्स टू 1 से लेकर 21 तक है और ये t माइनस j की होल पावर j dt है। तो अपने को पता है कि f1 डैश x का मतलब क्या हो जाएगा, t की जगह x पुट करना है बस, और तो कुछ भी नहीं करना है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, x माइनस 1 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 4, इस तरह की टर्म आएगी, x माइनस 5 की पावर 5, लास्ट में x माइनस 20 की पावर 20 और x माइनस 21 की पावर 21, है ना। ये पावर आ जाएगी अपने पास। थोड़ा सा व्यू उसका चेंज कर देते हैं, 21 की पावर 21 तक ये आ जाएगा, है ना। ये 21 की पावर 21 तक आएगा, ठीक है ना। अब आप अगर इसको फ्लोट करेंगे 1 2 1 2 3 4 5, अब तो मान लीजिए आप गए 19 20 21 18, इस तरह के पॉइंट है। तो आप देखेंगे प्लस माइनस लगा के, तो हमें पता है कि उधर उधर वाले पे तो हमेशा कितना आता है, प्लस आता है। तो उधर उधर तो हमेशा प्लस आएगा। फिर इसकी पावर ऑड है तो साइन ऑड है, 21 की पावर तो साइन चेंज होगा। इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, फिर साइन चेंज होगा, फिर नहीं होगा। तो ऐसे दो के अल्टरनेट में साइन चेंज होंगे, कंटिन्यूस साइन चेंज नहीं होंगे, दो के अल्टरनेट में साइन चेंज होंगे। तो जैसे यहाँ पे डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो क्या आएगा, डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो मिनिमा आएगा। अब यहाँ मिनिमा आएगा, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, तो फिर ये दो के अंतराल पे मिनिमा मैक्सिमा आ जाएगा। अगला आपका मिनिमा आएगा किस पे, 17 पे, है ना। अगला मिनिमा किस पे आएगा, 17 पे। तो चार चार के मल्टीपल पे ये चेंज होगा। तो चार चार के मल्टीपल पे मिनिमा आ जाएगा। तो मिनिमा की अगर आप लिखना चाहेंगे कि भाई मिनिमा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो 21 के बाद 17 पे आएगा, 17 30 9 और 5 और 1, इस पे आपका मिनिमा आ जाएगा। इसी तरह मैक्सिमा वाले लिखना चाहेंगे तो मैक्सिमा वाले कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 19 से स्टार्ट हो जाएंगे। 19 में कम करेंगे तो कितना होगा, 15 11 7 ठीक है। तो बस आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है कि किस पे मिनिमा आएगा, किस पे मैक्सिमा आएगा, ठीक है। और इसके बाद वाला जो सवाल है वो तो डायरेक्ट एफ एक्स ही दे रखा है, तो वैसे तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आसानी से आ जाएगा। तो एक सीधा सा सवाल था, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं था, एडवांस के स्टैंडर्ड के सबसे ठीक सवाल था मॉडरेट वाला। तो ये कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट आप मान सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। और जो नेक्स्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन था 11 12 वाला, वो इजी था। वो जो साइन स्क्वायर एक्स वाला है, उसमें दोनों में प्रॉपर्टी 6 लगा दो, और नहीं तो पहले वाला तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, उससे भी हो जाएगा। और दूसरे वाले में भी जब आप प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनना मोड का छोटा सा सवाल बनना है। तो अगर अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पहले वाला मॉडरेट था, दूसरा वाला इजी था, ऐसा नहीं है कि वो एकदम टफ ही सवाल देगा। तो मेरे ख्याल से दोनों कॉम्प्रिहेंशन के 4 सवाल बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लिए गए बच्चों के द्वारा। यस और नो बोलें इस पे, है ना। एक थोड़ा सा जो तीसरा कॉम्प्रिहेंशन उसने दिया था वो फिर भी थोड़ा बहुत सोल्व करने लायक था, बाकी दो तो एकदम आसान थे, है ना। बाकी दो में तो कुछ इफ एंड बट था ही नहीं, है ना। तो ठीक है ना। अब अपन तीसरे उस वाले कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाता हूँ, वो जो साई 1x साई 2x एफ एक्स और जी एक्स वाला दे रखा है, उस पे आ जाए एक बार, यस और नो बोलें।
बाकी दोनों तो हो गए ना। बाकी दो कॉम्प्रिहेंशन सीधे सीधे थे, मेरे ख्याल से सबसे होने चाहिए, है ना। चलो, तो अब अपन उस तीसरे वाले कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि टफ है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, थर्ड वाले कॉम्प्रिहेंशन पे ही आ रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है कि दिख ऐसा रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। बट ऐसा दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक्चुअली चार फंक्शन हमें दे दिए, लग रहा है कि चार कॉम्प्रिहेंशन हमें दे दिए ना, चार फंक्शन हमें दे दिए। कौन कौन से चार फंक्शन दे दिए हैं? कौन कौन से चार फंक्शन दे दिए, वो एक बार देखो, कौन कौन से चार फंक्शन दे दिए हैं। तो जो चार फंक्शन हमें दिए हैं, है ना, वो देखिए, एक तो शाई वन एक्स दिया है, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। एक तो ये शाई वन एक्स दिया हुआ है हमें, कितना दिया है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है। दूसरा हमें दिया है शाई टू एक्स दिया हुआ है, ये हमें कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू, एक ये दिया हुआ है। कोई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक एफ एक्स दिया हुआ है, माइनस एक्स से एक्स मॉड टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। और एक बेटा जी एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 to x² अंडर रूट टी ई की पावर माइनस टी डी टी, ये हमें दिया हुआ है। ये चार फंक्शन हमें दिए हुए हैं, एक्स के बारे में एक ही जानकारी कि एक्स 0 0 से बड़ा है। तो अब आप देखें अगर इस सवाल को, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो नहीं कहेंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता हूँ, तो 15 का जो ए ऑप्शन है, उसमें एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में बात की गई है। तो आप अगर एफ एक्स को देखें, तो एक तो देखने से ही पता लग रहा है इवन फंक्शन है, माइनस एक्स टू एक्स लिमिट है, तो ट्वाइस 0 to x हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मॉड को 0 to x में मॉड एक्स पॉजिटिव है, तो ये टी माइनस टी स्क्वायर की टर्म में डिफाइन हो जाएगा, टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये आपका एफ एक्स डिफाइन हो गया। अब आप अगर जी एक्स को भी देखना चाहेंगे, तो जी एक्स में अंडर रूट टी है, साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं एक सब्सटीट्यूशन लगा दूं, रूट टी को कितना पुट कर दूं, पी। तो जैसे ही मैं जी एक्स को सब्सटीट्यूट करूंगा 0 to x, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी पी। क्योंकि सब्सटीट्यूशन लगाना है, ये अपने आप अपने को नजर आ रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन से नजर आ रहा है कि हमें सब्सटीट्यूशन लगाना है। क्लियर है मेरे ख्याल से बात। अब आप देखिए कि बिल्कुल आसानी से अगर आप एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करेंगे, तो देखो ये माइनस टी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, अपन जानते हैं टी लिखा हो पी लिखा हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जैसे ही ऐड करेंगे, ये 2 0 से x टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। तो एक आसान सा इंटीग्रेशन ही बन जाएगा, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर 0 to x। तो ये बन गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो उसने फंक्शन की वैल्यू भी बहुत आसान से पूछी है, क्योंकि उसको पता था ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसीलिए उसने क्या पूछा, ये माइनस ln3 हो जाएगा, तो ये 1 - 1/3 से कितना आ जाएगा, 2/3। तो जो ए ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो एक सीधा सा ए ऑप्शन बनाया उसने, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, आसान। भैया हमें आसान सा है, इंटीग्रेट सिंपली, रूट एक्स को पी पुट किया, दोनों को ऐड किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ऐड करो, है ना। तो दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये अपने पास 2/3 आ गया। इसको लिख के थोड़ा सा डन बोले, फिर मैं बी और सी ऑप्शन सोल्व करूंगा। इसको लिख के डन बोलूंगा तो मैं बी और सी ऑप्शन सोल्व करूंगा, है ना। अब हम आते हैं बी और सी ऑप्शन पे। अगर हम आए, तो बी ऑप्शन में देखो क्या क्या रखा है। बी ऑप्शन में हमें दे रखा है एक रिलेशन दे रखा है, साई वन एक्स इक्वल्स टू 1 + अल्फा एक्स। तो अगर हम बी ऑप्शन में जाएं, है ना, अगर हम बी ऑप्शन में जाएं, तो बी ऑप्शन में हम जाएं, तो ये कितना दे रखा है,
psi 1 x इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एक्स। psi 1 x कितना दे रखा है हमें, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एक्स। अब आप देखेंगे कि e की पावर माइनस एक्स माइनस वन हो रहा है और इधर अल्फा एक्स माइनस वन हो रहा है। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से देखिए, अगर हम x वन से बड़ा दे रखा है बी ऑप्शन में, तो अगर x वन से बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव। और e की पावर माइनस एक्स वन से बड़े के लिए वन से क्या होगा, छोटा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया। इसमें भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं थी। अब आप देखिए उसने इंटरेस्टिंग पहलू क्या बनाया सवाल का, उसको समझिए, है ना। तो ये हो गया आपका। अब आप देखिए फिर उसने जो सी ऑप्शन बनाया है वो हालांकि अभी उससे होगा एलएमवीटी से, लेकिन चूंकि अगर बच्चा ढंग से क्वेश्चन को सोल्व करे, है ना, अगर हम ढंग से क्वेश्चन को सोल्व करें और हम ये देख रहे हैं, तो उसने, आप देखिए जो ऑप्शन सी था हालांकि वो एलएमवीटी से होगा, पर उससे ज्यादा बेहतर, तो आपको पता लग गया ये गलत है, आपको पता लग गया था कि ए गलत है। अब आप अगर डी ऑप्शन को पहले देखें, क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग सारे ऑप्शन आप पढ़ें, तो अगर आप सी ऑप्शन को देखेंगे तो आप एफ डैश एक्स को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से। तो एफ डैश एक्स को अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो वो ट्वाइस तो आ ही गया था अपने पास, कितना आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया था, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेमडीज अगर हम लगाएंगे। और इसको अगर आप देखोगे तो एफ डैश एक्स बड़ी आसानी से आपको नजर आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट 0 1 माइनस प्लस माइनस डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज करेगा 0 से 1 में, जबकि उसने क्या दे रखा था, 0 से 3/2। तो आप अगर ए बी डी जो आपको ऑप्शन आसान दिख रहे हैं, अगर आप उससे भी जाएंगे तो आपको सी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बनाया ही इसलिए गया था ये, क्योंकि उसने डी ऑप्शन में इसीलिए एक और आसान सी टर्म दी कि आप जैसे ही लेबनीज से एफ डैश एक्स निकालें तो आपको पता लग जाए कि ये ऑप्शन भी गलत है, आपको पता लग जाए ये ऑप्शन भी गलत है। हालांकि सी वाला जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने भेज दिया, वो उसमें एलएमवीटी का यूज करके उसको लाया गया है। बट अगर आप क्वेश्चन को ढंग से कर रहे हैं तो आपको सी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली वन करेक्ट है और आपके तीन ऑप्शन बिल्कुल आसान दिए हैं उसमें। तो आपको ए बी और डी को सोल्व करके पता लग रहा है, क्योंकि आप सी और डी में देखेंगे तो डी आपको एकदम लल्लू सा दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना। तो जैसे ही आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे इसका लेमनीज से फटाफट दिख रहा है, तो आपको उसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हर चीज दिमाग में रखनी चाहिए। मैं यही सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए अगर आप बिल्कुल लीगल मेथड से जाएंगे तो ये एक जो दोनों कॉम्पिटिशन के दो क्वेश्चन है ना, ये आपसे 20 से 25 मिनट पेपर में ले लेंगे। और 20 से 25 मिनट अगर आपने दो क्वेश्चन को करने में लगा दिया तो फिर वैसे ही आपका पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो मैं दिखा रहा हूँ कि पेपर करते वक्त हमें हर ऑप्शन को दिमाग में खुला रखना चाहिए। जब हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यार डी ऑप्शन तो फटाफट सोल्व हो रहा है, तो पहले मैं उसी को सोल्व करके देख लूँ ना, क्यों बी में दिमाग लगाऊं। तो जैसे मैं डी ऑप्शन सोल्व करके देखूंगा मेरा क्वेश्चन ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, और मेरा वो जो 5 7 मिनट का गेप था वो फटाफट इसमें कवर हो जाएगा। यस और नो बोलें इस पे एक बार, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक अच्छी चीज सिखाऊंगा तुम्हें। ये हो गया हो तो डन बोलें। क्या हो गया, क्या लिख रहे हैं कुछ बच्चे। ये हो गया हो तो डन बोलो, मैं आगे फटाफट अगला समझा के आगे पढ़ाई भी करनी है अपने को। हो गया हो तो डन बोलें। चलिए ठीक है। अब फिर आइए देखिए,
जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी देखिए, उसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। अगर हम उस क्वेश्चन नंबर 16 को समझें, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके ए ऑप्शन को देखें, तो अगर आप उसके ए ऑप्शन को देखेंगे तो ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है बेटा? ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 के? क्वेश्चन नंबर 16 के ए ऑप्शन में, वैसे तो ये क्या है, मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल का सवाल है, मोनोटोनिसिटी और इंटरवल, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि उसने लिखा है कि शाइवन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल 1 है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये एक तरह से ट्रू स्टेटमेंट की बात कर रहा है, और अगर स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है तो फिर आपको सोल्व करने की जरूरत क्या है? देखिए, आप इस सवाल को, आपका साइवन एक्स आपको डिफाइन है, आप साइवन निकाल के देखिए। अगर आप साइवन निकालेंगे तो ये e की पावर -1 + 1 होगा, 1 + 1/e होगा, ये तो ग्रेटर देन 1 होगा, यस और नो? तो आपको दिख ही रहा है ये ऑप्शन सही नहीं है, यस और नो बोले बेटा? पूरे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भाई, अगर ये स्टेटमेंट फॉर ऑल लिखा हुआ है ना, तो फॉर ऑल लिखा है तो एक भी वैल्यू पे फॉल्स आ गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, यस और नो बोले? क्लियर है? मैं आपको बताऊं क्योंकि पेपर में टाइम बचता है। देखिए, आप पेपर को घर लाएंगे, दिन भर बैठ के सोल्व करेंगे तो वो सोल्व होगा ही होगा, उसमें हमें इफ एंड बट नहीं है। अब आप बी ऑप्शन देखिए। अब ये शाई टू एक्स दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है? शाई टू एक्स। शाई टू एक्स के बारे में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि शाई टू एक्स आपका लेस देन इक्वल 0 होना चाहिए, शाई टू एक्स आपका लेस देन इक्वल 0 होना चाहिए। अच्छा, अब आप शाई टू एक्स को देखिए, शाई टू एक्स दे क्या रखा है? शाई टू एक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये क्या दे रखा है? 2x - 2 दे रखा है। एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये x - 2 दे रखा है, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये 1 - e की पावर -x दे रखा है, दे रखा है ये। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी तो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी अगर x पॉजिटिव है तो। देखिए, यस और नो बोलिए। x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी तो आपकी नेगेटिव होगी। अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, तो x पॉजिटिव होगा तो ये क्वांटिटी तो नेगेटिव होनी होनी है। अब इस क्वांटिटी को आप देखिए, तो ये देखने से पता लग रहा है कि अगर मैं x ग्रेटर देन 2 लिख दूं तो ये साई x पॉजिटिव आएगा। देखिए, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही आपके पास, तो आप इसको देखें तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप x 2 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव भी आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। पहला ऑलवेज ट्रू नहीं है, दूसरा, दो ऑप्शन तो ऐसे करते हैं। हालांकि इसको आप उससे भी कर सकते हैं, हाँ, मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हैं, कि भाई आप सबको एक तरफ लाके फंक्शन लेट करेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों ऑप्शन क्लियर है बिल्कुल। मतलब क्या होता है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपका दिमाग एकदम मशीन की तरह चलना चाहिए, तो आप फटाफट फटाफट हर 2-2 सेकंड में आपका एक एक ऑप्शन आप क्लियर करते जाएंगे। मैं यही सिखा रहा हूँ कि देखिए, उसने जो 7 सवाल दिए ना, अगर बच्चा चाहता तो इस 7 के साथ करके आ सकता था, है ना? 7 के साथ बड़े आसानी से, क्योंकि अगर आप इसको वैसे करने जाओगे तो टाइम टेकिंग है। ये बनाया ही इसलिए गया है कि आदमी जोड़ तोड़ लगा के इसको सोल्व कर दे फटाफट। ये दोनों हो गए हूं तो डन बोलो, मैं इसको रफ करके सी ऑप्शन पे जाऊंगा। चलिए, अब अगर हम सी ऑप्शन पे आए बेटा, तो सी ऑप्शन में क्या है? ये इनिक्विलिटी का सवाल है। सी ऑप्शन आपका क्या है? इनिक्विलिटी का सवाल है ना? तो अब इनिक्विलिटी अपन ने मोनोटोनिसिटी में पढ़ी थी। सी ऑप्शन पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबको एक तरफ लाके एक फंक्शन लेट कर लेते हैं। आपको इनिक्विलिटी से प्रूव करना है तो हम सबको एक तरफ लाके एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, है ना? तो क्या है मेरे पास? ये है f(x -1 + e की पावर -x², -2/3 x की पावर। हालांकि ये लेमनीज वगैरह से भी होता है, पर मैं इसको आपको उससे बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझना इस सवाल को। अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करके क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि फंक्शन बहुत लेंदी है ना। अब मैं वैल्यू पुट करके देखूंगा तो मैं खुद ही फंसूंगा इसमें, तो वो ऑप्शन बहुत सोच विचार करके बनाए जाते हैं। अब आप इस सी को देखिए, आपने एक फंक्शन, ये समझ में आया अपन ने फंक्शन लेट किया। अपन ने मोनोटोनिसिटी में इनिक्विलिटी पढ़ी थी कि भाई कोई भी ग्रेटर देन लेस देन बताना है तो पीएक्स क्यूज को सबको एक तरफ लेके एक फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो एक फंक्शन लेट कर लिया। अब मुझे इसकी मोनोटोनिसिटी निकालनी, मुझे देखना है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो देखो, पी डैश एक्स में निकालूंगा तो एफ डैश एक्स तो लेबनीज से आ जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स तो लेबनीज से आ जाएगा। लेबनीज से एफ डैश एक्स आ रहा है, कितना आ रहा है? 2।
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, इसका कितना होगा -2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्यूब इसीलिए दिया है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये 5 किस लिए दिया है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से आसान पड़ेगा। आप चाहें तो इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट ये इंटीग्रेशन के लिए नहीं बनाया सवाल, क्योंकि उसने नीचे 5 3 इसलिए दिया है कि आप डिफरेंशिएट करें और ये कैंसिलेशन में जाए, तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। बस अब आपको क्या करना है, देखिए क्या क्या टर्म बच गई बेटा। अब आप देखिए -2x ई की पावर एक्स स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आप इन सब में से बाहर ले लें, 2x स्क्वायर ही आपका बाहर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर बाहर आएगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने सही लिखा है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेना। अच्छा इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये +1 होगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ये क्वांटिटी वापस आपकी क्या होगी बेटा, नेगेटिव, और ये क्वांटिटी आपकी ऑब्वियस नेगेटिव होगी, तो ये <0 आ जाएगा। ये समझ में आता है, मैंने नेगेटिव देखा, देखो 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका हमेशा क्या जाने वाला है, 1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी, ये 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी क्वांटिटी। कुछ नहीं करना आपको, बस डेरिवेटिव करते ही नजर आएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो पी डैश एक्स अगर नेगेटिव है, इसका मतलब पी एक्स कौन सा फंक्शन आएगा, डिक्रीजिंग। पी एक्स कौन सा फंक्शन आएगा, डिक्रीजिंग। पी एक्स कौन सा फंक्शन आएगा, डिक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा पी एक्स लेस देन इक्वल P0 हो जाएगा। पी एक्स मतलब क्या हो गया बेटा, एफ एक्स -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स क्यूब -2/5 एक्स की पावर 5 लेस देन इक्वल P0 आपका 0 आएगा, तो ये एफ एक्स आ गया बेटा। अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है वो आप समझिए। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये है कि ये आपका कौन सा स्टेटमेंट आ गया, फॉल्स आ गया। ये तो लेस देन आ रहा है, आपको ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है, तो सी भी फॉल्स आ गया। अब आपको डी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि डी भी इसी तरह सोल्व होगा, लेकिन डी क्यों सोल्व करेंगे, जब आपने पहला देखा फॉल्स से, दूसरा देखा फॉल्स से, तीसरा देखा फॉल्स से, तो आप चौथा सोल्व क्यों करें, क्योंकि तीसरे की कैलकुलेशन उसने ज्यादा आसान बनाई है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा अगर 1 2 3 करेगा, दिमाग है, तो चौथा फोल्ड क्यों करेगा। जब पहला फोल्ड आ गया, दूसरा फोल्ड आ गया, तीसरा फोल्ड आ गया, तो अब मैं चौथा बिना फोल्ड कर, तभी तो उसने चौथे नंबर पर डाला इसको। ये जब पहले 3 फोल्ड आ गए तो चौथा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2। ये नेगेटिव होगा ना बेटा, ये भी नहीं समझ में आता है, ये वो लिखा हुआ है 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स स्क्वायर जो होता है, यही तो लिखा हुआ है। और आप देखो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं है। और नहीं, अच्छा देखिए, अगर ये ऑब्जर्व नहीं भी कर पा रहे हैं, कि अगर हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर इस तरह का कुछ ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या अल्टरनेट है। अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या अल्टरनेट, फिर ये अल्टरनेट है कि हम इसको वापस क्या मान लेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे, कुछ और फंक्शन इसको लेट कर लो, कि भाई हम इसको कितना ले लें, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ और फंक्शन क्या ले लें, ऐसे, और फिर इसका वापिस ऐसे एक्स निकालें। तो फिर ये पहले पॉजिटिव नेगेटिव पता लगेगा, फिर अंदर वाला पॉजिटिव नेगेटिव पता लगेगा। तो अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं तो फिर इससे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, और एक क्वेश्चन और था जो शायद मैंने पिक नहीं भेजी है आप लोगों को, एक लास्ट क्वेश्चन और था, उसका मैं शायद फोटो भेजना भूल गया हूँ। वो लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये वाला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला एक सवाल था, उसकी शायद मैंने फोटो नहीं भेजी थी। 0 से 10 √10x अपॉन x + 1 dx। ठीक, ये सवाल भी था, √10x
प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, है ना। एक ये सवाल भी था, तो इसका वही ग्रेटेस्ट इंटीजर में था, ये है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में था, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में था, और हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना था, है ना। हाँ, तो इसमें वही है कि भाई ये देखो, अब हम इसको रेंज निकाल के भी कर सकते हैं कि भाई अंदर वाला हम देख लें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो उससे भी। और अगर वैसे ऑब्जर्व नहीं करना चाहे तो देखिए, भाई ये जो क्वांटिटी है ये कहीं ना कहीं अंडर रूट रखा है तो पॉजिटिव तो होगी होगी, अंडर रूट लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव तो है सही। तो पॉजिटिव में है तो हम ब्रेकआउट शुरू करें कि भाई सबसे पहले ये कब चेंज करेगा अपनी डेफिनेशन, जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वन। अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वन। तो पॉजिटिव तो है ही सही, अंदर वाली क्वांटिटी वन, तो अंदर वाली क्वांटिटी देखो वन कब होगी, जब एक्स कितना होगा, 1/9। तो आपको समझ में आ गया, पहला ब्रेकआउट 0 से 1/9 होगा, पहला ब्रेकआउट 0 से 1/9, और 0 से 1/9 में ये 0 से 1 होगा, 0 से 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जीरो। फिर आप दोबारा देखिए कि भाई ये टू कब हो जाएगा, तो अगर आप टू की बात करेंगे तो ये 10x बराबर कितना हो जाएगा, 4x+4, तो x मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 2/3। तो अगला ब्रेकआउट हो जाएगा 1/9 से 2/3, अगला ब्रेकआउट हो जाएगा 1/9 से 2/3। 1/9 से 2/3 हो गया, अब इसमें ये 1 से 2 जाएगा, है ना। ये 1 से 2 जाएगा, तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1D। कैलकुलेशन देख लेना तुम एक बार, वैसे तो ठीक होगी। फिर आपका ये समझिए कि 10x+x+1 आपका कितना हो जाएगा, 3। तो ये 10x बराबर कितना हो जाएगा, 9x+9 हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। तो अगला इंटीग्रेशन 2/3 से 9 जाएगा बेटा, तो ये 2dx हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको किसके बराबर कर दें, आप इसको एक बार 4x के बराबर कर दें। तो अगर आप देखें इसको 4 के बराबर आप करेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अगर मान लीजिए आप इसको 4 के बराबर कर देंगे, इसका मतलब 16x+16 आ जाता है, तो x आपका नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव तो आपको जाना ही नहीं है, वो नेगेटिव इसलिए आ गया क्योंकि अपन ने डोमेन का ध्यान नहीं रखा है, तो डोमेन की वजह से वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमने डोमेन को नहीं देखा अभी तक। तो अब आप समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 तक जब जाएगा तो ये क्वांटिटी 3 से 4 के बीच में रहेगी, क्योंकि 4 से तो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्वांटिटी 4 से छोटी रहने वाली है, इसका मतलब 3dx आ जाएगा। 4 से छोटी रहने वाली है तो 3dx आ जाएगा। यस और नो बोलने इससे, यस और नो बोलने। तो हो गया। अब क्लास नोट्स पे आ जाओ, दो क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को क्लास नोट्स में, ये दो क्वेश्चन दिए थे, उनका क्या हो गए वो दोनों। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सवाल दिए थे। पहले वाले का आंसर 3 है बेटा, पहले वाले का 3 आंसर है, फर्स्ट वाले का 3 आंसर है बेटा। सीधा सा सवाल था, हमें एसेंशियल एडमिटिव कांस्टेंट निकालने थे। तो आप समझिए, एक तो था अपने पास C1 था प्लस C2 cos 2x था प्लस C3 था, और साथ में क्या था,
साइन स्क्वायर एक्स था, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, 1 - cos 2x/2 प्लस फिर रो 4 है उसको 1 + cos 2x/2 प्लस C5 था, e की पावर क्या था, 2x + C6 था ना। हम्म तो e की पावर C6 को 2x इंटू e की पावर C6 हो गया। तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो कांस्टेंट टर्म आप इसके साथ साथ ले लीजिए, C4/2, फिर cos 2x वाली टर्म साथ साथ ले लीजिए, C3/2, C4/2 इंटू cos 2x, और ये C5 e की पावर C6 इसको भी साथ ले लीजिए, e की पावर 2। तो अब तुम्हें नजर आ रहा होगा कि टोटल हमारे पास कितने कांस्टेंट बन रहे हैं, 3, ये 1, ये 2 और ये 3। तो एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 3। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितना होगा, 3। यस और नो। एक तो ये सवाल था, अच्छा सवाल था, थोड़ा ज्यादा कॉम्बिनेशन करना है हमें C1 C2 C3 का, और थोड़ा ज्यादा कॉम्बिनेशन करेंगे तो फिर ये फुल हो रहा है। हो गया बेटा। हो गया हो तो डन बोले बेटा, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। अब एक और जो सवाल दिया था मैंने आपको, वो था y = cx + c⁻³ तो इसमें एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 1 ही था, तो ऑर्डर भी 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री देखने की जगह मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब मैं इसकी डिग्री देख पाऊंगा। ऑर्डर तो देख लिया मैंने कि भाई सी ए के एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी तो है ऐसे नहीं, इसको दो नहीं मानेंगे, ये सी की पावर 1 है, ये सी की पावर 3/2 है। अब जैसे मैंने सी की वैल्यू 1 ले ली, तो ये x + 1 बन जाएगा ना, तो ए की तो वैल्यू डालूंगा यहाँ पे, दो दो वैल्यू थोड़ी ना डालेगी, एक वैल्यू तो पूरा अननोन है। तो ये क्या है कि मेरे पास एक ही एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर बने। अब लेकिन डिग्री के लिए मुझे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑर्डर में बिना सोल्व करे बता सकता हूँ इस सॉल्यूशन को देखते ही कि कितना ऑर्डर आने वाला है, बट डिग्री के लिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब अगर डिग्री के लिए इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या स्थिति आती है। तो इसके लिए वही, कुछ भी नहीं करना हमें, कि भाई y कितना दिया हुआ है, cx + c⁻³ तो dy/dx कितना होगा, c, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो बेटा, dy/dx प्लस x dy/dx की पावर 3/2। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ना, ये 3/2 पावर है, तो इसका मतलब अभी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। डिग्री डिफाइन करने के लिए इसको क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। तो पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको इसको इधर लाके और क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि डिग्री जो होगी वो डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यस और नो, डिग्री 3 हो जाएगी। कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, अच्छा वाई लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। हो गया, करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें सवाल करने हैं कि अभी तक तो क्या है, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल डाटा दिया था, मतलब कर्व की इक्वेशन दी थी, और कर्व की इक्वेशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली थी। अब हम बात करेंगे कि अब हमें मिलेगी कर्व की इक्वेशन लैंग्वेज की फॉर्म में। अब हमें कर्व की इक्वेशन मिलेगी लैंग्वेज की फॉर्म में, तो पहले लैंग्वेज से हम कर्व की इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। दो ही तरह के सवाल बनते हैं, या तो न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में आपको कर्व दे दे, या फिर वो एक लैंग्वेज दे जिस लैंग्वेज से हमें क्या बनाना पड़ेगा, कर्व, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया, आगे क्वेश्चन लिखूं मैं, या दोनों बोले फटाफट, क्वेश्चन बोलो अगला। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखिए फिर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल
फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, find differential equation of family of circle touching x axis at origin, find differential equation of family of circle touching x axis at origin, find differential equation of family of circle, find differential equation of family of circle touching x axis at origin, touching x axis at origin, find differential equation of family of circle touching x axis at origin, जो x axis को कहाँ पे टच करती है, ओरिजिन पे, टचिंग एक्स एक्सेस एट ओरिजिन। ये आपने वहां पढ़ा होगा बेटा, फैमिली ऑफ सर्किल पढ़ा होगा, हालांकि उम्मीद करता हूं मैं तब तो भूल भुला गए होंगे तुम लोग। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्किल है और ये फैमिली इसको कहाँ पे टच करिए, ओरिजिन पे, एक्स एक्सेस को कहाँ पे टच करिए मेरे लोग। तो फैमिली ऑफ सर्किल लिखना है, आप लिखिए, देखो सोचिए क्या याद आता है, क्या पहले पुराना कुछ। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं ना, तो इसी से दिक्कत आती है। टचिंग एक्स एक्सेस एट 0,0, एक्स एक्सेस को 0,0 पे टच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये था अपना, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सेस एट ओरिजिन। चलिए मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि कोई पॉइंट है x1, y1 और कोई लाइन है l=0। तो इस गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करने वाले सर्किल की इक्वेशन होती है x-x1 का स्क्वायर y-y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा l बराबर 0। याद आया आप कुछ? गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करने वाले सर्किल की इक्वेशन x-x1 का स्क्वायर y-y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x1 y1 की जगह क्या है, 0,0 है। एक्स एक्सेस मतलब लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 0 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। और अच्छे से लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0, ये कर्व की इक्वेशन आ गई। अब मैं देख पा रहा हूँ कि एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है इसमें बेटा, a। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितना हो जाएगा, a। तो मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना है और लैम्डा को हटा के सॉल्यूशन करना। करिए, कंप्लीट करिए, चलिए कंप्लीट करिए इसको।
हो गया। हाँ, भाई आपको पता है ना, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब जैसे मैंने आपको दो टेक्निक बता रखी है, आप पहली से भी जा सकते हैं, दूसरी से भी जा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट करें तो आपकी एलिमिनेशन वाली मेहनत ही बच जाएगी बेटा। वाई स्क्वायर वाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई डैश बराबर कितना हो गया, 0। तो ये आंसर ही आ गया बेटा, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर 0। ये आंसर आ जाए। आप चाहे तो एलिमिनेशन वाली स्टेप भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो एलिमिनेशन वाली स्टेप करें, और आप चाहें तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अगला सवाल लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल। 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 नहीं बेटा, आंसर तो दोनों मेथड से यही आएगा, है ना वहां, लेकिन आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, इसलिए आंसर कुछ और आएगा। अदरवाइज फाइनल आंसर यही आएगा, आप किसी से भी सिंप्लीफाई करो, है ना। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल such as positive x and y action. Find differential equation of family of circle such as positive x and y axis. Find differential equation of family of circle such as positive x and y axis. Find differential equation of family of circle such as positive x and y axis. Find differential equation of family of circle such as positive x and y axis. Find differential equation of family of circle such as positive x and y axis. पॉजिटिव एक्स वाई एक्सेस को टच करें। अपन जानते हैं फैमिली ऑफ सर्किल चाहिए जो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सेस को क्या करे, टच करे। तो अगर आप सेंटर रेडियस दोनों अल्फा अल्फा ले लेंगे तो ये होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। और अच्छे से लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हो गया, 1। तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1। अल्फा ही तो है क्या एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आपको वही डिफरेंशिएट करना है। अब देखो यहाँ कोई टेक्निक काम नहीं करने वाली है, तो ये 2x, ये 2y माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 0 बराबर 0। तो बेहतर यही होगा, मेरे पास एक तो 2 तो हटा ही दूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं वाई वाई डैश इक्वल टू, उधर जाएगा बेटा तो अल्फा कॉमन ले लूं, 1 प्लस वाई डैश हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई एक्स प्लस, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश।
और अल्फा की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट कर दूं और एलसीएम ले लूं तो आंसर। तो यहाँ वो टेक्निक काम नहीं करी कि मैं कांस्टेंट को अलग कर दूं फिर डिफरेंशिएशन में जीरो कर दूं। अगर करती है काम तो अप्लाई करें, उससे कैलकुलेशन आसान पड़ती। नहीं अप्लाई कर रहे हैं, नहीं अप्लाई हो पा रही है, तो फिर यही है, फंक्शन है, रिलेशन है, दोनों रिलेशन से किसको एलिमिनेट कर लिया, अल्फा को। क्लियर है बात? एक बार यस और नो बोलने इसके लिए। क्लियर है बात? एक बार यस और नो बोलने बेटा इसके लिए। और सवाल हो जाए तो डन भी बोलिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा दूंगा। अगर सवाल हो भी जाए तो डन बोलिएगा। हो गया? चलिए अगला लिखिए फिर। नेक्स्ट बोलूं? नेक्स्ट लिखो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, फाइंड differential equation of family of parabola, find differential equation of family of parabola whose axis is x-axis, find differential equation of family of parabola whose axis is x-axis, find differential equation of family of parabola whose axis is x-axis, find differential equation of family of parabola whose axis is x-axis, find differential equation of family of parabola whose axis is x-axis, differential equation of family of parabola whose axis is x-axis. Family of parabola whose axis is x-axis. तो हम फैमिली ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं जिसके एक्सिस एक्स एक्सेस हो। तो ध्यान से समझिए, वो ऐसा कोई पैराबोला हो सकता है, वो ऐसा कोई पैराबोला हो सकता है, वो ऐसा कोई पैराबोला हो सकता है, वो ऐसा कोई पैराबोला। इन सब पैराबोला के लिए आपका जो एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। अब आप एक जनरल पैराबोला क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो बोलें। मैंने इस पूरे शिफ्टेड पैराबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट कर दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x-b। अब आप ऐसे समझिए, मैंने नहीं लिखा ए पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो उस तरफ वाला हो जाएगा, ए नेगेटिव होगा तो इस तरफ वाला हो जाएगा। बी भी मैंने डी डिफाइन किया, जैसे बी की ये 1,0 हो गया, तो अगर बी 1 हो गया तो ये वाला पैराबोला हो जाएगा। ये -1,0, बी -1 होगा तो ये वाला पैराबोला होगा। तो ये जितने भी पैराबोला होंगे उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इससे। यस और नो बोले एक बार इस बात के लिए, यस और नो बोले इसके लिए एक बार। तो अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं बेटा, 2। तो ऑर्डर भी 2 होने वाला है। अब मुझे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, वो तो 0 हो गया। तो एक तरह से y y डैश बराबर कितना हो गया, 2a।
और जैसे ही आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका आंसर क्या जाएगा, वाई डैश प्लस वाई वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। दिस इज फाइनल आंसर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश फाइनल आंसर है। जल्दी से लिख के डन बोलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कोनिक, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कोनिक, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कोनिक whose center is origin, find differential equation of conic whose center is origin, find differential equation of conic whose center is origin and axes are coordinate axis, find differential equation of conic whose center is origin and axes are coordinate axis, find differential equation of conic whose center is origin and axis are coordinate axis, सेंटर ओरिजिन है और एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हो गया, देखिए कोनिक ऐसे लिख सकता हूं मैं, यस और नो, सेंटर कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वही है ये भाई। आप ए को 1/a² समझ लीजिए और बी को 1/b² समझ लीजिए, तो ये आपका इलिप्स बन जाएगा। मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है ताकि दोनों को रिप्रेजेंट कर सकूं। आप ए को 1/a² ले लीजिए, बी को -1/b² ले लीजिए, तो ये आपका हाइपरबोला बन जाएगा। दो ही तो होते हैं सेंट्रल कोनिक, पैराबोला तो आएगा ही नहीं ना, पैराबोला तो आएगा ही नहीं, a²b², पैराबोला तो आएगा ही नहीं ना, सेंट्रल कोनिक थोड़ी ना होता है। अब इसमें एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं बेटा, तो ऑर्डर भी 2 होने वाला है, मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2x प्लस 2by dy/dx बराबर 0। अब देखो मैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूँ। कलाकारी क्या है कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ बेटा, a/b और ये y डैश अपॉन x बराबर 0। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, यस और नो। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, यस और नो बोले फटाफट। जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, हाँ बस काम खत्म। डिफरेंशिएट कर दीजिए u/b का डिफरेंशिएशन। अब वो अलग बात है कि आप u/b का डिफरेंशिएशन भी ना करें तो फिर बेटा मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, u/v का डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, है ना।
तो कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, वाई वाई डबल डैश हो जाएगा, माइनस माइनस वाई वाई डैश हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। हो गया बेटा, चलिए। ये था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए बड़ा सा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा सा हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये अपन ने सीख लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हमने जानकारी निकाल ली। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं ये हमने सीख लिया। फाइनल काम हमारा आ गया, जो मेन काम हमें सीखना है वो है सॉल्यूशन ऑफ, हाउ टू सोल्व, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाउ टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डाल दीजिए बेटा फर्स्ट बड़ा सा, हाउ टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो भी लिख दिया आपने, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कोई बात नहीं। हेडिंग डाल लिया बड़ा सा, यस और नो बोले। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बच्चा लिख रहा है दोनों लिख लिया और लगा के, बहुत अच्छा काम किया दोनों। चलिए, अब इसके लिए हमारे पास दो बेसिक मेथड होते हैं, दो मेन मेथड होते हैं। पहला आता है हमारे पास मेथड फर्स्ट, हम पढ़ते हैं। मेथड फर्स्ट का नाम है बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मेथड फर्स्ट का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लिखा हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल, क्या है नाम, वेरिएबल सेपरेबल। तो आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा कुछ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। भाई मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर कितना है, वन, इसकी डिग्री कितनी है, वन, बस इसी को सोचना सीखना है। तो यह है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक्स वाई का मिक्स फंक्शन देंगे, हम इसमें से एक्स का पार्ट अलग करेंगे, वाई का पार्ट अलग करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, समझ लो बच्चा, वेरिएबल सेपरेबल, हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल को। अब सेपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली वाई वाला फंक्शन वाई के साथ चला जाएगा, एक्स वाला फंक्शन एक्स के साथ चला जाएगा, और हम दोनों तरफ इंटीग्रेट। ये होगा हमारा मेथड वेरिएबल सेपरेबल। मिक्स फंक्शन वो देगा,
सेपरेट हम करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करना, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों को सेपरेट कर दिया, एक्स वाला फंक्शन पूरा एक तरफ, वाई वाला फंक्शन पूरा एक तरफ, और इंटीग्रेट कर देंगे। ये लिख के डन बोलो, सवाल करेंगे, लिख के डन बोले सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन लिखे फिर, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the following differential equation, solve the following differential equation, solve the following differential equation। चार पांच इक्वेशन में लिख देता हूँ फटाफट। dy by dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। सेकेंड में आता हूँ साइन इनवर्स dy by dx इक्वल टू x। थर्ड में आता हूँ dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, when x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। फोर्थ में आता हूँ e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। और फिफ्थ एक में लिख लेता हूँ dy by dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास चार पांच क्वेश्चन है। तो जैसा हम इसके नाम पे फोकस कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, हमें वेरिएबलों को सेपरेबल करना है और सवाल सोल्व कर देना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करके भी बताता हूँ कि ये लिखा हुआ है dy by dx बराबर e की पावर x माइनस वाई। मैं वेरिएबल को सेपरेट करूं बेटा, तो e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, y को y की तरफ ले आऊं बेटा और x को x की तरफ ले आऊं, तो ये हो जाएगा e की पावर y dy, ये हो जाएगा e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन e की पावर y, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस, फंक्शन आ गया बेटा e की पावर x प्लस। बस या तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये आपने उसका सॉल्यूशन निकाला। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सेपरेट किया, एक्स वाली टर्म पूरी एक तरफ, वाई वाली पूरी टर्म एक तरफ, और आपने बहुत सीधा सीधा सा काम है। आपको सेपरेट करना है, एक्स को अलग करना है, वाई को अलग करना है। सेकंड वाले को आप करना चाहेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी।
सेकेंड वाले को हम करें तो कितना हो जाएगा, ये वाई, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस, ये आपका सोल्यूशन। सीधा सीधा सा काम है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम इसमें नहीं है। और आप देखेंगे कि ये भी एक वो स्कोरिंग चैप्टर है, आप इसको सीख लें, लगभग एक सवाल हर साल पेपर में आ जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं एक सवाल एरिया अंडर द कर्व का आता है और एक सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, दो सवाल लगभग लगभग पूछे जाते हैं। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आता है, ठीक ठाक सवाल आता है, कर सकते हैं। हो गया, सेकंड तक हो गया ना। थर्ड पे आ जाइए, इसको दिख ही रहा है, अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब आप एक बात और समझिए, देखिए बताएं, एक और बात समझते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मेरी दोनों टर्म एल एन में आ रही है, दोनों टर्म एल एन में आ रही है, तो मैं चाहूँ तो कांस्टेंट एल एन सी भी लिख सकता हूँ। आप सी लिख दोगे तो भी अल्टीमेटली फाइनल आंसर तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप एल एन सी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल एन सी इसलिए लिख दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। तो आप देखेंगे कि ये एल एन एक्स प्लस वाई है, ये कितना हो जाएगा एल एन सी इंटू एक्स प्लस वन, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया सी एक्स प्लस वन माइनस। ये एक तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, इंफॉर्मेशन किस लिए दी हुई है, सी निकालने के लिए। और अगर सी अपनी वैल्यू ले लेगा तो फिर वही सॉल्यूशन क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। इसको कहाँ से पास करा दे, 1,2 से, तो ये 2 बराबर सी बराबर 1 + 1 - 1, तो सी 3/2 हो गया बेटा। और सी की वैल्यू 3/2 यहाँ पे डाल दोगे तो ये तुम्हारा कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर। ये तो लिखा था मैंने पर्टिकुलर डेफिनेशन कि solution in which arbitrary constant can take their particular value, solution in which arbitrary constant can take their particular value is called particular। ये कैसा सवाल है बेटा कि आप ऑनलाइन में ज्यादा पढ़ाते हो या ऑफलाइन में? मैं तो दोनों में सेम पढ़ाता हूँ बेटा, आप देख सकते हैं, मैं कोई डिफरेंस नहीं लगता हूँ, सेम टू सेम जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ वही ऑफलाइन में पढ़ता हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, ऑर्डरिंग भी लगभग लगभग सेम होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, कोई बहुत कुछ अंतर नहीं मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन में। मजा किस में आता है, मजा तो ऑफलाइन में आता है यार पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में उतना मजा नहीं है। अगर सच्चाई की बात की जाए तो मजा तो पढ़ाने में ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन पढ़ाने में मजा नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि ऑफलाइन में जब बच्चे का फेस देखते हैं ना, तो जैसे हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम बच्चे का फेस देखते हैं और हमें लगता है कि यार वो समझ गया, उसकी तरफ से एक रिप्लाई आ जाता है कि हाँ यार वो समझ गया, तो फिर उससे क्या थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मजा तो अगर हम हमारी बात करें तो हमें ऑफलाइन पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है।
हाँ, एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप ऑफलाइन वालों को ज्यादा डांटते हैं। ऑफलाइन वालों को ज्यादा डांटते हैं, हाँ वो सही बात है। ऑफलाइन वालों को इसलिए ज्यादा डांटते हैं क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा सामने होता है ना, तो हमें लगता है कि यार उसको कुछ बात बताएंगे, डांटेंगे फटकारेंगे तो जल्दी सुधर जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट ज्यादा आ जाएगा। अब ऑनलाइन में तो ये है कि डांटने फटकारने का कोई मतलब नहीं है ना। अब तुम कहाँ बैठे हो, मैं यहाँ हूँ, मैं डांट भी लूंगा ना, मैं कॉपी देख सकता कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तो डांटने फटकारने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए ऑनलाइन में तो बस ठीक है, पूछते हो बता देते हैं और आगे चलता रहता है ना। तो ये फर्क तो पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में तो क्या है कि कई बार हम पूछ लेते हैं बच्चे से, ला भाई कॉपी दिखा क्या किया, है ना। या जैसे उसको अटेम्प्ट करने का टाइम देते हैं तो देखते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या क्या गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ, ऑफलाइन में बात भी ज्यादा होती है, बच्चा सामने होता है ना, तो फेस टू फेस थोड़ा सा बात करने में ज्यादा ठीक होता है। अब ऑनलाइन में बच्चा सामने होता तो ज्यादा क्या बात करें। हम्म, खैर चलिए ये हो गया। अब ये दो सवाल दोनों अच्छे सवाल हैं, इन पे सोचना, इनको मैं अगली क्लास में पूरा करूंगा, है ना। ठीक है। ठीक है चलिए। अब होमवर्क में देखो कल क्या डिस्कस करेंगे। होमवर्क में देखें कल क्या डिस्कस करेंगे। कल अपन डिस्कस करेंगे बेटा, एक तो एनसीईआरटी में अपनी तीन एक्सरसाइज पेंडिंग हो रही है, 9.1, 9.2, 9.3, है ना। 9.1 9.2 तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो 9.1 9.2 9.3 एक तो ये एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। और शीट में बेटा, शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। पार्ट फर्स्ट में जो सवाल बचे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो दो चीजें होमवर्क में दे दी मैंने आपको, एक तो एनसीईआरटी है ना। 9.1 9.2 9.3 है। और शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में जो भी सवाल बचे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना। ये सब अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सेक्शन सेक्शन ई तो अपन, अच्छा सेक्शन ई तो आज डिस्कस करना था अपने को, शायद मैं भूल गया ना। आज सेक्शन ई डिस्कस करना था, तुमने याद ही नहीं दिलाया है यार। आज सेक्शन ई डिस्कस करना था अपने को, है ना। हाँ तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया। चलो कल याद रखना, कल याद डिस्कस कर दूंगा, कल याद रखना, कल आके सेक्शन ई भी कर दूंगा। सेक्शन ई आज डिस्कस करना था, याद ही नहीं दिलाया, है ना। चलो कल डिस्कस कर देंगे फिर इसको। ठीक है। चलिए ठीक है, मैं मीटिंग क्लोज